वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे भौतिक भूगोल के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में जियोग्राफी के भौतिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको बिल्कुल भी, आपको थोड़ा सा भी जो है आलसपन नहीं दिखाना है, क्योंकि आलस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम और आमित्रम कुतो सुखम। आखिरकार कहा गया कि आलस्य अगर आपके पास है तो विद्या कहाँ, विद्या नहीं है तो मित्र कहाँ, और मित्र कहाँ है तो धन, सॉरी, विद्या नहीं है तो धन कहाँ, धन नहीं है तो मित्र कहाँ, और मित्र नहीं है तो सुख कहाँ। तो इस प्रकार से आपको सबसे जरूरी क्या है भैया, सबसे जरूरी आपका है विद्या। जब आपके पास विद्या हो जाएगी तो आपके पास धन संचयन भी होना शुरू हो जाएगा। धन आएगा तो बहुत सारे मित्र बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे मित्र बनेंगे तो वो सुख की अनुभूति आपको होनेगी होएगी। ठीक, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा। स्टडी क्या होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज होती है आपके जीवन को साकार बनाने के लिए। आइए हम बात करते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर है ये 2021 का। आने वाले 2021 की परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं मित्रों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। मैं ये आपसे नहीं कहता कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आपकी इच्छा होती है, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो आप तब आप लाइक करिएगा, वरना आप पे कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब लाइक वगैरह करिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा सोचेंगे। आपके को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे, नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक करेंगे। सब ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है। बिना समय गंवाए आइए बात करते हैं। फिर से एक बार बता दें, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है फर्स्ट पेपर बीए फर्स्ट ईयर का ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल के नाम से जानते हो। फर्स्ट जो सेकंड पेपर होता है उसको मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी का हम मॉडल पेपर लाएंगे। ये भौतिक भूगोल का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने शुक्ला आईटी पॉइंट यानी इसी चैनल पे सिलेबस पूरा डाल रखा है, 2021 का न्यू सिलेबस। ठीक है, उसको आप देख लेंगे, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। और मानव भूगोल का भी सिलेबस डाल रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग, इसीलिए बार बार मैं बता रहा हूं। आइए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने पहला प्रश्न, हाँ पहली स्लाइड हुई, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए टिक लगा होगा, क्योंकि बुक थी तो बुक में टिक लगा था। बुक से हमने प्रश्नों को छाटा है, इधर उधर से बहुत सारी बुक इधर उधर से मिलाया हमने प्रश्नों को। कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी संभावना है 2021 के पेपर में पूछे जाने की, उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड करा है। बहुत कम से कम आपके जो है 50 से 60 प्रश्नों के ऊपर ही मैं चलूंगा, 50 से 60 प्रश्न आपके करवा दूंगा आज। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी इकाइयों का समावेश है, जल मंडल, स्थल मंडल, ठीक, वायुमंडल, इन सभी से हमने जो है प्रश्नों को इकट्ठा करा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा करा है। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण कौन करता है, प्राथमिक उत्पादक करता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, जब पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ रहे होंगे आप, तो उसमें एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक जो है उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद में पहले होता है प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता तक हो गया। उसके बाद में जो है, उसके बाद में लास्ट वाला होता है अपघटक। ठीक, तो मान लिया जैसे कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक उदाहरण मान लिया ले लिया, मान लिया घास है। तो घास क्या है, तो वो उत्पाद है। ठीक है, क्या है, घास उत्पाद है। और उपभोक्ता कौन है उसकी, बकरी। मान लिया कोई घास है और घास को बकरी क्या कर रही है, खा रही है। तो क्या करेगी वो बकरी, क्या हो गई, जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। और जो घास थी जो है वो क्या है, उत्पादक है, यानी उत्पाद है। ठीक, तो घास को बकरी खा रही है, तो घास में मान लिया 100% की एनर्जी है। तो घास की 100% की एनर्जी में 100 की 100% मान लिया बकरी ने खा लिया, तो 90% इसका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, मतलब लेटरिन के रास्ते से वो निकल जाएगा बकरी के। ठीक, मतलब उसमें गोबर वगैरह निकल जाएगा। 90% एनर्जी मतलब बेकार हो जाएगी। बची की जो 10% एनर्जी होती है मित्रों, 10% एनर्जी जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको प्राप्त होती है। ठीक, तो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद में क्या है, अपघटक।
ठीक, समझ गए आप। तो यही है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? घास वगैरह की जो पत्तियां हैं, फिर पेड़ वगैरह की जो पत्तियां होती हैं वही तो करती हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटो से जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है मित्रों? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल जो होता है यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता इसका पहला आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कौन करता है? तो प्राथमिक उत्पादक करता है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया? देखिए फिर से एक बार प्रश्न, जैवमंडल शब्द का जो व्यापक प्रयोग मतलब बड़े स्तर पे प्रयोग किसने किया है? तो वर्नाड्स्की। किसने किया है? वर्नाड्स्की ने किया है। ठीक, वर्नाड्स्की ने किया है, जैवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, जैवमंडल के संघटक तत्व कौन कौन से? संघटक तत्व, तो उस जैवमंडल में आपके भैया कौन कौन से संघटक आते हैं? जैविक संघटक, अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक, भौतिक संघटक, ये सारे संघटक जो है आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक दिया है, ये तीन के तीनों आपके करेक्ट होंगे, यानी उपर्युक्त डी करेक्ट आंसर होगा। तीन के तीनों जो है ये संघटक किसके संघटक हैं भैया? तो जैवमंडल के संघटक है। बिल्कुल आंख बंद करके आप लगाएंगे। मैं एक बार हमेशा बताता हूं कि यदि आपको कहीं प्रश्न में किसी की विशेषता पूछी जा रही हो, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पूछी जा रही हो, किसी भी चीज की या किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, तो उनकी एक विशेषता किसी पर्सन की, किसी वस्तु की नहीं होती है, किसी चीज की उसमें कम से कम 2 से 3 4 विशेषताएं होती हैं। तो उनमें 3 ऑप्शन जो होता है दिया होता है उनकी विशेषताएं, और एक ऑप्शन दिया होता है उपर्युक्त सभी। तो वो प्रश्न हमेशा उपर्युक्त सभी पे टिक किया जाता है, वो हमेशा उपर्युक्त सभी होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया कि जैवमंडल के संघटक तत्व तो नहीं है, तो उसमें एक आध नहीं दे देगा, तो उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत बार गलत होता है कि नहीं है कि है। ठीक, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम में बिल्कुल आपको डरने की कोई चिंता, डरने की बात नहीं है। आप समझिए आपके घर पे बैठ के आप पेपर दे रहे हो। ठीक, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। बस ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद में इससे पहले जो 2019 का मॉडल पेपर बनाया था उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी का एक कम से कम नहीं तो 4.5 घंटे का वीडियो हमने बना रखा है शुक्ला आईटी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। 4.5 घंटे का, उसमें सभी इकाइयों को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझाया गया है। बहुत सारे प्रश्न उसमें, कम से कम नहीं तो 500 से 600 प्रश्नों की श्रृंखला हमने बताई है और सबको विस्तार पूर्वक बताया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वमान्य मतानुसार वर्तमान भौगोलिक समय को विभाजित किया गया है। तो वर्तमान भौगोलिक समय को विभाजित किया गया किसमें, कैसे विभाजित किया गया है? तो पहले महाकल्प, उसके बाद में युग, उसके बाद में शक। ठीक, पहले इरा, फिर इपोच, उसके बाद में पीरियड्स। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जब आप पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति मतलब पृथ्वी के जो है इतिहास के बारे में पढ़ रहे होंगे, पृथ्वी कैसे बनी, तो उसी में ये आते हैं महाकल्प यानी इरा, युग यानी इपोच, उसके बाद में शक यानी पीरियड्स। ठीक, तो इसमें बांटा गया है महाकल्प, युग तथा शक में। ठीक, अगला प्रश्न है कि भौगोलिक समय मापक के बड़े भागों यानी महाकल्पों, जो सबसे बड़ा भाग होता है महाकल्प, उसके बाद में युग, उसके बाद में शक। सबसे बड़ा कौन है? महाकल्प, दूसरे नंबर पे युग, तीसरे नंबर पे शक। तो जो भौगोलिक समय मापक के बड़े भागों यानी महाकल्पों में से कौन शामिल नहीं है? तो महाकल्पों में से कौन शामिल नहीं? आदि महाकल्प शामिल है, पुराजीवी महाकल्प शामिल है, मध्यजीवी महाकल्प शामिल है, मायोजीवी महाकल्प ये शामिल नहीं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक, मायोसीन कल्प लिखा है यहाँ पे, पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो मायोसीन कल्प लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मायोसीन कल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग रहा है? तो कौन सा हिमयुग रहा है दोस्तों अमेरिका में? तो नेब्रास्कन रहा है, नेब्रास्कन। कौन सा हिमयुग अमेरिका में? नेब्रास्कन, नेब्रास्कन। किसमें? अमेरिका में। कौन? नेब्रास्कन। ठीक है, ऐसे 4 6 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। नेब्रास्कन कौन क्या है? हिमयुग है। कहाँ पे रहा है? अमेरिका में रहा है। अगला प्रश्न है, समस्त स्थलीय खंड यानी पैंजिया का विखंडन किस काल में हुआ? तो पूरा कैम्ब्रियन शक में हुआ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पैंजिया और पैंथालासा क्या है? ध्यान रखेंगे, एक पहले पृथ्वी पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था। पृथ्वी मान लिया ऐसे थी, जियाड आकार जिसको बोला जाता है। पृथ्वी का कोई आकार नहीं, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार ना गोलाकार है ना चपटाकार है, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड आकार है। ठीक है,
पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड आकार। क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड आकार या जियाब आकार। ठीक, अब देखिए पृथ्वी पहले ऐसी थी, तो पहले यहाँ पे एक पैंजिया हुआ करता था। एक पैंजिया जो था वो भूखंड था मित्रों, उसमें जो है चट्टान और मिट्टी वगैरह जैसे जिस पे हम रहते हैं वो था। और आपने आप पढ़ा होगा कि इस समय जो है 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। तो पहले क्या होता था, जो सारे के सारे महाद्वीप थे, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे के सारे महाद्वीप क्या थे, अंटार्कटिका वगैरह, ये सब इकट्ठा थे। और उसको हम क्या कहते थे दोस्तों, उसी को हम पैंजिया नाम देते थे मेरे प्यारे दोस्तों। उसको हम क्या नाम देते थे, उसको हम पैंजिया नाम देते थे। अब बचा का बचा जो ये सारा का सारा जल वाला क्षेत्र है, किनारे किनारे जो पृथ्वी पर बाकी के जल वाले क्षेत्र हैं, तो आज के समय में महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। वो 5 महासागर पहले एक दूसरे से मिले थे, अभी भी महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये महासागर एक दूसरे से मिले हुए थे, तो ये बड़ा सा जल खंड था। उसी जल खंड को हम क्या नाम देते थे मित्रों, पैंथालासा नाम देते थे। क्या नाम देते थे, पैंथालासा नाम देते थे। तो पहला जो स्थल खंड था उसको पैंजिया बोले, जो आपका जल खंड था उसको क्या बोलते थे हम, पैंथालासा। मान लिया ये आपका पैंजिया हो गई, ठीक, पैंजिया कुछ इस तरीके थी, ये पैंजिया है, ठीक, और ये पैंथालासा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे युग बीतता गया, बहुत सारे वर्ष बीतते गए, धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। संपीडनात्मक बल लगने के कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग जो है, जो पैंजिया था ये 2 स्थल खंडों में विभाजित हो गया। अगला चित्र आपके सामने देखेंगे कि जब ये पैंजिया 2 स्थल खंडों में विभाजित हो गया, तो ऊपर वाले खंड को हम नाम दे देते हैं क्या, इसको कहते हैं अंगारा लैंड। जी हाँ, अंगारा लैंड। और नीचे एक ऐसे निकलता है दक्षिणी ध्रुव के पास, उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला क्या है, अंगारा लैंड, नीचे वाला क्या है, गोंडवाना लैंड। तो ध्यान रखेंगे अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आएंगे, तो ऊपर वाले महाद्वीप कौन, उत्तरी अमेरिका किसमें है, अंगारा लैंड में, यानी ऊपर वाले उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में सामने से और चले जाएंगे, यूरोप पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप किसका हिस्सा है, तो यूरोप महाद्वीप किसका हिस्सा है, तो यूरोप महाद्वीप है आपका अंगारा लैंड का। साथ ही एशिया का उत्तरी भाग देखेंगे तो वो भी किसका है, अंगारा लैंड का है। तो ये सारे के सारे भाग क्या हैं, अंगारा लैंड के भाग हैं। अब नीचे जब हम देखेंगे, और यहीं पे आपका ग्रीनलैंड भी पड़ता है, ग्रीनलैंड भी अंगारा लैंड का भाग है, क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी। गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बगल में आपका सीधे पैरेलल आप चलेंगे तो फिर क्या निकलेगा, दक्षिण मतलब पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो किस में था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसी के बगल में कभी कभी एक छोटा सा द्वीप है, तो मेडागास्कर द्वीप है, वो हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका से सटा हुआ है, हिंद महासागर में स्थित है। तो उस पूछा जाता है कि मेडागास्कर जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो वो हिंद महासागर में ही स्थित है। पूछा जाता है कि मेडागास्कर जो है, जो अफ्रीका से नीचे थोड़ा सा लटका हुआ होता है अफ्रीका महाद्वीप से, वो मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद में दक्षिणी भारत, ये देखिए जो दक्षिणी भारत है, ये नहीं प्रायद्वीपीय जो भारत है, यहाँ से गुजरात के नीचे वाला क्षेत्र, कुछ यूपी का, कुछ एमपी का क्षेत्र, नीचे वाला ये कौन सा क्षेत्र है, ये सब गोंडवाना लैंड के क्षेत्र है। साथ में आपका जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस तरीके से विभाजित हो जाते हैं ये। तो वही पूछ रहा है कि जो समस्त स्थलीय खंड था, समस्त मतलब जो पूरे जो 7 के 7 महाद्वीप हैं, यानी जो जितने भी, अब तो 8 महाद्वीप हो गए, जीलैंडिया निकल के आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बगल में, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, एक जीलैंडिया महाद्वीप की उत्पत्ति हो गई। तो जो समस्त स्थलीय भूखंड था वो पैंजिया के रूप में था, जो समस्त स्थलीय जो समस्त महासागरीय भाग था वो पैंथालासा के नाम से जाना था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी पर वीडियो हमने बोर्ड पर बाकायदा से बना रखी है, उसको आप देख लेंगे प्लीज। ठीक, तो उसमें फिर बाद में क्या होता है, यहीं से विषुवत रेखा पृथ्वी पर हम मानते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे क्या पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ जाता है मित्रों। उसके बाद में यहीं पे आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाता है, यहीं पे मेडागास्कर, और यहाँ पे यूरोप वगैरह पड़ जाता है आपका, यूरोप के पैरेलल ऐसे आपका जो है एशिया महाद्वीप, यहाँ पे भारत, ठीक ऐसे पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, नीचे आपका अंटार्कटिका पड़ता है, ठीक है।
ऊपर अटलांटिक महासागर वगैरह पड़ते हैं, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर और एक अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, इस तरीके से अब का जो है नक्शा जब आप ग्लोब देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो वही पूछ रहा है जो समस्त स्थलीय खंड पैंजिया का विखंडन किस काल में हुआ था, तो पूरा कैम्ब्रियन शक में हुआ था मित्रों। इसलिए बताना जरूरी समझा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जब तक आप समझ में नहीं पाएंगे तब तक इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शक को मछली युग यानी एज ऑफ फिश कहा जाता है। तो एज ऑफ फिश किसको कहा जाता है, डेवोनियन शक। डेवोनियन शक को क्या कहा जाता है, शक किस, कौन सा शक, मछली युग, मछली युग कहा जाता है, यानी एज ऑफ फिश। शक एवो जो है एज ऑफ फिश यानी मछली युग के नाम से डेवोनियन शक को जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों ये, इसलिए मैं दो दो बार बता रहा हूं एक एक प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि मानव के पूर्वज कौन है, एपी। एपी तो मानव के पूर्वज जो आदि मानव थे जिसको एपी बोला जाता था की उत्पत्ति हुई है, तो किस में हुई है, ओलिगोसीन युग में हुई है। ओलिगोसीन। ठीक, तो ओलिगोसीन में किसकी उत्पत्ति हुई है, आदि मानव की उत्पत्ति हुई है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आदि मानव अपने इंडिया में नहीं हुए हैं। आदि मानव हम लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही उत्पन्न हुए, अच्छे खासे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो यूरोप वाले पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं इनमें आदि मानव हुआ करते थे, हम लोग आदि मानव से नहीं, हम लोग तो शुरुआत से ही सभ्यतादार युग में पैदा हुए, सभ्यतादार घराने में पैदा हुए, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाता है कि इंडिया में आदि मानव की उत्पत्ति हुई है क्या, तो क्या हुई है, नहीं हुई है। कहाँ पे, पाश्चात्य लोगों में हुई है। आप देखेंगे विष्णु भगवान का पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार यानी पहले एक कोष के जीव का विकास हुआ जो जल में, जल से जीवन की उत्पत्ति हुई। देखिए लोग डार्विनवाद को बता रहे हैं कि डार्विनवाद से जीवन की उत्पत्ति मानी थी, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर भगवान जो है विष्णु जी के अवतार को हमने, पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली बने, उसके बाद में क्या बने हैं, कच्छप अवतार कछुआ बने कि उभयचर वाले प्राणी। पहले जलचर का विकास हुआ, उसके बाद में उभयचर प्राणियों का, मतलब कि जल में भी चलता है कछुआ और उसके बाद में स्थल खंड पर भी चलता है। फिर उसके बाद में क्या, उभयचर प्राणी बने। उसके बाद में कौन सा बना, तो बारह भगवान बने। ठीक, 12 बने। उसके बाद में फिर सूकर बने। सूकर के बाद में फिर कौन सा अवतार लेते हैं, वामन अवतार, छोटा सा मनुष्य, मनुष्य का रूप तो पा लिया लेकिन छोटा सा रूप, वामन अवतार। ठीक, एक हिंदी में पढ़ा होगा, राज करत राजा बलि छला। तो ठीक, तो राजा बलि को जिन्होंने छला था भगवान वामन, तो छोटे से रूप में फिर आए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भगवान किसके रूप में आए भैया, तो भगवान आए किसके रूप में, परशुराम जी के रूप में आए। किसके रूप में आए, परशुराम जी के रूप में आए। परशुराम जी के बाद में क्या, तो वो मुनि थे, साधु बैरागी। ठीक, उसके बाद में फिर शुद्धतम मानव रूप में कब आए, श्री रामचंद्र जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके रूप में आए। देखा, डार्विन की थ्योरी यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। श्री रामचंद्र जी या भगवान विष्णु का हम अवतारवाद देखते हैं। तो भारतीय दर्शन पढ़िएगा कभी आप फुर्सत में होंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि स्थेनोस्फीयर के पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो स्थेनोस्फीयर के जो पदार्थ है वो अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। अर्ध तरल मतलब होता है कि मतलब थोड़ा लचीलापन, जैसे तारकोल वगैरह देखे होंगे आप, उस मात्रा वैसे पाया जाता है। अर्ध तरल अवस्था में, ना तो ठोस अवस्था में, ना ही तरल अवस्था में, ना ही गैसीय अवस्था में। तो स्थेनोस्फीयर के जो पदार्थ होते हैं वो अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं मित्रों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी के अंदर जब आप क्रोड में जाएंगे अंदर एकदम से कोर में, तो कोर में क्या होता है, कोर में जब अंदर जाएंगे एकदम से, जो पृथ्वी के जब आंतरिक संरचना आप पढ़ रहे होंगे, तो पृथ्वी के एकदम से, मान लिया पृथ्वी है, इसके अंदर में जब जाएंगे तो जो ये वाला भाग है यहाँ पे क्या मिलता है, तरल अवस्था मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि पृथ्वी पर इतना दाब होता है, उसके अंदर पृथ्वी के अंदर दाब और ताप, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम गहराई में जाते जाते हैं तो वैसे दाब और ताप यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों बढ़ता जाता है। तो ताप और दाब जब बढ़ता जाता है मित्रों, तो किसी चीज पर मान लिया आपके ऊपर एक जो है 1 किलो का बोरा रखा, मतलब 1 किलो का बांट रख दिया जाए तो कुछ कम लगेगा दाब। अगर मान लिया 10 किलो का रखा है तब भी कुछ कम लगेगा। उसके बाद में अगर मान लिया 50 किलो का बोझा रख दिया जाए आपके ऊपर, तो आपका सर जो है धीरे धीरे दबना लगेगा। ऐसे आपके अंदर जो है आपके ऊपर लाद दिया जाए, मान लिया 2 कुंटल का भार लाद दिया जाए, तो आप बैठ जाएंगे, क्या दब जाएंगे एकदम से, या फिर हड्डी वड्डी वगैरह आपकी टूट जाएगी। तो क्या होता है,
जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, साथ ही टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर पे क्या होती हैं वस्तुएं गलना प्रारंभ कर देती हैं। ध्यान रखेंगे पृथ्वी का क्रोड यानी जो कोर है उसका तापमान कितना है, 13 उसका जो है घनत्व कितना है, 13.8। 13.8 है, जो कि लोहे से मैच खाता है, यानी लोहा यहाँ पे पाया था। तो लोहा भी देखेंगे जब बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो इतना ताप दे देते हैं कि लोहा भी गलना प्रारंभ कर देता है, फिर बिल्डिंग करते हैं, ठीक। तो वैसे क्या होता है, वो गलने लगता है जब ज्यादा टेम्परेचर, वहां पे पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो पृथ्वी पहले आपको पता होगा आग की गोला थी, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है पृथ्वी के अंदर। तो वहां पे क्या होता है, जब लोहे जैसी कोई भी वस्तु चाहे इतना भी कठोर क्यों ना हो, वो क्या होने लगती है, विभिन्न ताप पर और बहुत ज्यादा दाब ऊपर से पड़ रहा, प्रेशर आप ऊपर, ट्रेन वगैरह बहुत सारी देखेंगे आप, पेड़ पौधे तमाम सारे लगे हैं, तमाम सारी आपकी वस्तुएं पड़ी है, और वो सारी की सारी पृथ्वी पर लोड ही तो है। तो पृथ्वी के अंदर की वस्तुएं देखो कितना सघन होंगी, ठीक। जैसे आप एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप छोड़ एकदम मुक्त अवस्था में रहती तो लंबी होती है, जैसे स्प्रिंग को आप दाबना से धीरे धीरे शुरू करते हैं वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो फिर देखते हैं जो लोहे के बीच में, स्प्रिंग के बीच में गैप रहता है वो भरने लगता है। तो ऐसे जब पृथ्वी के ऊपर दाब ज्यादा लगता है तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है दोस्तों। और जब घनत्व बढ़ता जाता है तो क्या होता है, जब घनत्व बढ़ता जाता है तो वो चीजें गलना प्रारंभ कर देती। जब ज्यादा घनत्व हो जाएगा तो वो चीजें गलना प्रारंभ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ताप भी है, घनत्व भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। तो क्या होता है, वो चीजें गलना प्रारंभ कर देगी। इसलिए जो क्रूड है यहाँ पे वो तरल अवस्था में होता है। साथ ही यहीं पे स्टेनोस्फीयर आपका पाया जाता है, जहां से मैग्मा वगैरह ज्वालामुखी क्रिया में निकलते हैं। तो जब यहाँ पे अर्ध तरल अवस्था में क्यों पाया था, क्योंकि यहाँ पर भी दाब पड़ रहा है और दाब के साथ साथ टेम्परेचर भी यहाँ का अधिक है, इसलिए यहाँ की जो है अवस्था कैसी है, अर्ध तरल अवस्था में। पता चल गया होगा आपको। तो स्टेनोस्फीयर के जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, तो अर्ध तरल अवस्था में। अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस मानव को कहा जाता है, तो क्रोमोगनन मानव, क्रोमोगनन मानव, ठीक। तो क्रोमोगनन मानव, ठीक, ध्यान रखेंगे। और अब इस समय जो प्रजाति है होमोसेपियंस एक है, तो होमोसेपियंस से ही हम लोग जो है, होमोसेपियंस सबसे तत्कालिक है, और होमोसेपियंस सेपियंस मानो हम लोग हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, ठीक, होमोसेपियंस सेपियंस। अगला प्रश्न है कि सुबह का तारा और भोर का तारा और सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुबह का तारा, भोर का तारा और सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस यानी शुक्र को। पृथ्वी की जो शुक्र को ही हम क्या कहते हैं, भोर का तारा, सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है, तो एक खगोलीय एकक की औसत दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी ही होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भूखंड शामिल थे। हमने उससे पहले भी बताया आपको कि गोंडवाना लैंड कहाँ पे है, नीचे वाला हिस्सा। नीचे देखेंगे तो दक्षिण दक्षिण पहले देख लीजिए। देखिए यूरोप तो होगा नहीं, तो पहला डी आपका गलत हो गया। उसके बाद में देखेंगे दक्षिण अमेरिका ठीक है, अफ्रीका ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत ठीक है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए बी या ए क्यों नहीं होगा, ए में उत्तरी अमेरिका दिया है, ये गलत हो गया, उत्तर में कोई चीज नहीं है। दक्षिण अमेरिका ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, यूरोप भी, यूरोप नहीं है, ये देखिए यहाँ पे गलत है। उत्तरी अमेरिका दिया, ये भी गलत है। तो दूसरा, पहला और चौथा ये तीनों गलत हैं। सही आपका कौन सा है, सही है सी ऑप्शन, यानी गोंडवाना लैंड के पार्ट होंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल खंड से जुड़ा हो। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, लारेशिया में कौन से भूखंड शामिल थे। लारेशिया, अब यहाँ पे एक नया शब्द आपको सुनना पड़ रहा होगा, लारेशिया मतलब होता है अंगारा लैंड। लारेशिया को ही हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। जैसे कि जो ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड को ही हम लारेशिया के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं, जो ऊपर वाले होंगे वो लारेशिया में होंगे, यानी अंगारा लैंड में होंगे। देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है उत्तरी अमेरिका ठीक है, यूरोप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या है, नीचे पड़ रहा है, ये नहीं होगा। बी देखिए उत्तरी अमेरिका ठीक है, अफ्रीका नहीं, नीचे है, नहीं होगा। एशिया आता है, ठीक है, अफ्रीका नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा, गलत। तीसरा है यूरोप ठीक है, आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया।
अब बचा कौन? डी ऑप्शन। आप चाहे ये 3 गलत हो गए तो डी आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। आपको पता हो कि ना पता हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यूरोप, ठीक है, यूरोप तो ऊपर है आ रहा है, उत्तरी अमेरिका ऊपर है आ रहा है, एशिया ऊपर है आ रहा है, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा आपका। लार एशिया के कौन कौन से भाग हैं? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यहीं पे ग्रीनलैंड भी दे सकता था आपको, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए नीचे सबसे दिख रहा है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का क्या आधार है? महाद्वीपीय विस्थापन। प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसका आधार है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? वेगनर महोदय ने दिया था। वेगनर महोदय ने क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, ठीक। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? तो महाद्वीपीय विस्थापन पर ही आधारित है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? धरातल के अंदर पाताल भाग में, यानी पाताल में होता है नीचे, अंदर जो भाग विशाल गुंबदाकार चट्टान बनी होती है उनको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। और बैथोलिथ जो है गुंबद आकार की बनी होती हैं, गुंबद आकार की बनी होती हैं दोस्तों। ये क्यों बनती हैं? क्योंकि कुछ जब ज्वालामुखी क्रिया होती है मित्रों, ज्वालामुखी क्रिया, मान लिया ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये इससे नीचे वाला भाग, और यहीं पे स्टेनोस्फीयर वगैरह है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो तरल पदार्थ है इसमें क्या होती है, ताप बहुत ज्यादा होता है। जब यहाँ पे ताप बहुत ज्यादा होता है तो जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, गैसें निकलती हैं। तो वही गैसें क्या होती है, यानी तरंग कुछ निकलेगी, कुछ गैसें निकलेंगी, तो पृथ्वी में छिद्र करना प्रारंभ कर देती हैं। और वो जब छिद्र करना प्रारंभ कर देती हैं तो कहीं कहीं पे उतनी तेज मात्रा में गैसें ऊपर नहीं आ पाती, उतनी तेज मात्रा में वो ऊपर तक नहीं आने के सक्षम होती, यानी उनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। तो क्या होती है, वो यहीं पे रुक जाती हैं। और जो ये यहाँ का तरल पदार्थ है, जब यहाँ पे छिद्र बन गया तो यहाँ का जो तरल पदार्थ है नीचे वाला, ये तरल पदार्थ उसी छिद्र के माध्यम से ऊपर आने का प्रयास करता है, और जहां कहीं पे भी उसको थोड़ा बहुत स्थान मिलता है वहीं पे वो इकट्ठा होना प्रारंभ कर देता है। तो वो मैग्मा आकर के पृथ्वी के अंदर ही क्या बना लेता है, पाताल लोक में, तो वही क्या बना लेता है, गुंबद आकार का जो आकार बना लेता है, उसी को हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल्क, ठीक इसी प्रकार से होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो यही बने बैथोलिथ बने, लेपोलिथ भी बन सकता है, फेकोलिथ बन सकता है, सिल्क वगैरह कभी ऐसे आकृति बन सकती है, कभी सीधी ऐसे आकृति बन सकती है, कभी ऐसे ऐसे आकृति बन सकती है, कभी ऐसे आकृति बन सकती है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा जब जियोग्राफी में फर्स्ट ईयर, मतलब भौतिक भूगोल में पढ़ाऊंगा। ज्वालामुखी में जो पृथ्वी के अंतर्गत बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, जब वो पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि बैकोलिथ क्या है, लेपोलिथ क्या है, फेकोलिथ क्या है, सिल्क क्या है, डाइक क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक यानी 75% किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो किस प्रकार की चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं। उसके बाद में क्या है, आग्नेय चट्टाने। उसके बाद में रूपांतरित, और रूपांतरित अवसादी का ही भाग होती है। रूपांतरित मतलब उनका रूप क्या हो गया है, बदल गया है, ठीक। तो अवसादी चट्टाने कितनी है, 75% है, बाकी 25 में आग्नेय और रूपांतरित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है? तो आग्नेय चट्टानों का बाहुल्य है भारतीय प्रायद्वीप में। आग्नेय चट्टाने का क्यों बाहुल्य है? क्योंकि यहाँ पे जो है अधिकतर देखेंगे तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है सारी चीजें आती है। और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या होता है, वही मैग्मा जो होता है जब फैलता जाता है तो वही मिट्टी का निर्माण होती है। तो क्या कैसी मिट्टी निकलती है, लगभग अधिकतर काली मिट्टी देखने को मिलेगी दक्षिण साइड में। और काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, कपास की फसल बहुत अच्छी होती है मित्रों, ठीक है। आप दक्कन ट्रेप वगैरह जो यहाँ का जो है दक्कन का पठार पूरा देखे होंगे, ये सारे के सारे इसी प्रकार की आग्नेय चट्टानों से बनी हुई हैं, ठीक। तो आग्नेय चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो अधिकांशतः वो प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? तो परतदार चट्टान कौन है? खड़िया। खड़िया, ठीक, खड़िया आप पढ़े होंगे, खड़िया मिट्टी जो है, तो खड़िया क्या है, परतदार चट्टान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। यानी मान लिया ज्वालामुखी की क्रिया होती गई और उस पर एक परत हुई, मान लिया ज्वालामुखी क्रिया आज हुई, ठीक, ज्वालामुखी के द्वारा यहाँ से क्रेटर से ज्वालामुखी निकली और एक क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे मान लिया फिर वो ज्वालामुखी बंद हो गई, 3 साल बाद फिर से वही हुआ, तो ये तब तक क्या होगा, कुछ सूख जाएगा, कुछ चट्टान का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया होना प्रारंभ हुई, फिर यहाँ पे ऐसे से
फिर 2 साल बाद बंद हो गई क्रिया, तो यहाँ पे फिर परत बन गई, तो यहाँ की कलर को दूसरा होगा, यहाँ का कलर को दूसरा, मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ एज का डिफरेंस होगा। मान लिया आपके सामने एक बचपन का 10 साल का लौंडा बैठा दिया जाए, फिर दूसरा क्या है 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 का, कोई 50 का, कोई उसके बाद में बुढ़ा बैठा दिया है 80 साल का जर्जर अवस्था वाला, तो आपको जो है उसमें लगेगा नहीं कि परतदार हैं ये। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के लावा जब मतलब लावा उत्पन्न हुआ करते हैं, जब लावा उत्पन्न हुआ करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद में फिर से जब ज्वालामुखी क्रिया होती है उसी स्थान पे, तो फिर उसके ऊपर से वो मैग्मा जो होता है वो बहने लगता है। ठीक, जब वही लावा फिर से जो मैग्मा लावा एक ही है, मैग्मा जो है अंदर रहता है तब तक मैग्मा बोला जाता है, लावा उसको बोलने लगते हैं। ठीक, तो वही जो है चीजें हैं, तो जब ऊपर से फैलने लगती है तो परतदार हो निर्माण करने लगती है, तो वही है परतदार। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है, तो खड़िया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल कौन है, कायांतरित मतलब अपना काया, काया मतलब शरीर, ठीक, अंतरित मतलब अंतर करने वाली, तो अपनी काया को बदलने वाली कौन है, तो संगमरमर है। ठीक, संगमरमर जो है वो अपनी काया को बदल लेती है, शरीर को बदल लेती है। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान में प्रयुक्त शब्द यानी आग्नेय जो है वो किस भाषा से संबंधित है, तो दोस्तों वो लैटिन भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक, लैटिन भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने यह कहा था कि चट्टानें अधिकतम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होती हैं, तो आर्थर होम्स महोदय ने कहा था। ऑप्शन इसका ये है, आर्थर होम्स महोदय ने क्या कहा कि चट्टानें जो होती हैं वो अधिकतम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होती हैं। यानी जब हम चट्टानों को देखेंगे तो चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलेंगे आपको। ठीक, ऐसा किसका मानना है, आर्थर होम्स का मानना है, जहां तक मानना इनका सही ही है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का आरोही क्रम क्या है। गैसों का आरोही क्रम क्या है, मतलब घटते हुए क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते हुए क्रम में। ठीक, और आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो पूछा क्या गया है, घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन पाई जाती है। दो ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन पहला दिया है, गलत हो गया, डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, बचा कौन, ए और डी, सी। तो इसी में ऑप्शन लगा सी ही करेक्ट होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन दिया ऑक्सीजन दिया। ठीक है, नाइट्रोजन कितना 78% है। ठीक, और ये 21% लगभग में है जो है ऑक्सीजन। ठीक, दोनों आर्गन आर्गन, यहाँ पे भी आर्गन यहाँ पे भी आर्गन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पहले दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाद में, तो सबसे आर्गन के बाद में हाइड्रोजन पाई जाती है 0 पॉइंट कुछ अवस्था में, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.0 पॉइंट में कुछ। ठीक, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% के लगभग में आर्गन पाया जाता है 1 कुछ में। ठीक, और उसके बाद में हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जो चौथे नंबर पे, उसके बाद में हाइड्रोजन पाया था। ठीक, तो इसका सही क्रम होगा सी ऑप्शन। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहले कौन सा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन। ठीक, अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प मतलब सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो जल वाष्प ठीक है किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, जल वाष्प जो 4 से 5% जल वाष्प पाई जाती है पृथ्वी में, जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में। ठीक, तो वायुमंडल में 4 से 5% पृथ्वी के वायुमंडल में क्या पाई जाती है, जल वाष्प की मात्रा 4 से 5% पाई जाती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि आकाश का नीलापन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का के मतलब क्यों दिखाई पड़ता है, तो सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, बिबग्योर, बिबग्योर में मतलब वायलेट, उसके बाद में इंडिगो, बिब उसके फिर ब्लू, फिर उसके बाद में जियो से ग्रीन, उसके बाद में फिर देखिए बिब, मैं लिख दे रहा हूं BIBGYO फिर आर, तो जी से हमने बता दिया, ये से येलो, फिर ओ से हो गया आपका वाइल जो है, ओ से क्या ऑरेंज, उसके बाद में फिर रेड। तो क्या होता है जो सबसे ज्यादा जो है तेज तीव्र किरणें होती है, मतलब सबसे ज्यादा दूर तक चलने वाली होती है, तो कि कौन सी होती है, रेड वाली होती है। तो जो सबसे ज्यादा जो है तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, यानी लाल की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, इन सभी की होती है। ठीक, और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की। ठीक, उसके बाद में फिर इंडिगो की यानी जामुनी, उसके बाद में फिर बैगनी, ठीक, यानी फिर ब्लू, तो ब्लू की।
तो इसीलिए क्या होता है, जो ब्लू वगैरह की जो ये होती हैं, तो ये क्या होती हैं, जो नीले रंग की या फिर बैंगनी रंग की किरणें होती हैं, ये वायुमंडल में ही ऊपर ऊपर फैल जाती है, मतलब इनकी फैलने की क्रिया तेज होती है, फैलने लगती है क्रिया। लेकिन जो लाल रंग की जो रंग होती है, यानी ऑरेंज की या लाल की, वो सीधे की सीधे तीव्रगामी रूप से आती है, मतलब तेज इनकी वेवलेंथ होती है, ज्यादा दूर तक जाने वाली होती है, तो ये पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो क्या होता है, बाकी किरणें क्या होती है, वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिसके कारण से हमको आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो आसमान नीला दिखाई देना क्या कारण है, प्रकाश का परकिरण। परकिरण मतलब होता है वायुमंडल में जो है बैगनी नीले इन सभी किरणों का क्या होता है, फैल जाना। ये फैल जाती है जिससे हम वायुमंडल का ही भाग देख पाते हैं, और वायुमंडल का भाग ही हम देखते हैं तो हमें नीला लगता है। जबकि अगर हम वायुयान से उड़ रहे हो ऊपर वायुमंडल के, तो हम जब आसमान देखेंगे तो हमको वहां से काला दिखाई पड़ेगा। या फिर पूछा जाता है कि जब चंद्रमा से हम वायुमंडल को देखते हैं तो किस प्रकार का वो दिखाई पड़ता है, मतलब वो आसमान तो काला दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे कभी कभी अब जब रात में कभी कभी देखेंगे, रात में जब आप कहीं पे शादी वगैरह फंक्शन में गए होंगे, तब आप जब आसमान देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, काला आसमान दिखाई पड़ेगा। ठीक, हालांकि उतना काला नहीं, लेकिन कुछ कुछ काला दिखाई पड़ेगा। तो आसमान का रंग वास्तविक रूप से कैसा है, काला है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। सेम यही कारण है कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय में जो लाल रंग की किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, यानी इनका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, तो यही किरणें हमारे आंखों तक पहुंच पाती हैं, इसलिए पड़ने लगती हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। पहला मंडल कौन सा है दोस्तों, पहला मंडल है क्षोभ मंडल। पहला मंडल है कौन सा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में उसके ऊपर क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में क्या आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर कौन सा आता है दोस्तों, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, बहिर्मंडल। तो वही पूछ रहा है जो सबसे ऊपर की परत है वायुमंडल की वो कौन सी है, वो बहिर्मंडल है। यही नहीं, इस मंडल के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहिर्मंडल है। इससे नीचे कौन सी मंडल है ये, तो ये भैया कौन सा, आयन मंडल। यानी यहाँ पे रेडियो वगैरह की जो किरणें होती हैं, यानी जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं, टावर्स वगैरह के सैटेलाइट्स, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह यहीं पे लॉन्च किए जाते हैं, यहीं पे छोड़े जाते हैं। ठीक, ये मध्य मंडल है दोस्तों। ठीक, उसके बाद में ये वाला क्या है, समताप मंडल, यहीं पे वायुयान वगैरह उड़ा करते हैं। ठीक, यहीं पे और जो नीचे वाला है ये क्षोभ मंडल, यहीं पे वर्षा की क्रियाएं सब हुआ करती है। ठीक, तो जल्दी जल्दी रूप में आपने वायुमंडल ही समझ लिया थोड़ा सा। तो जो सबसे ऊपरी मंडल है वो कौन सी है, बहिर्मंडल है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन इसका जो है कौन सा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 नाम से जानते हैं हम, CO2 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन है। तो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसको CFC बोलते हैं। CFC कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, मतलब AC से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, इन सभी चीजों से क्या निकलती है, कौन सी गैस, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है, जो कि ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ओजोन परत जो है वो किसका काम करती है, ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, और जो अच्छी किरणें होती हैं वो उनको पृथ्वी तक आने देती है, बाकी की किरणें को वहीं पे छान लेती है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो चाय छानने के लिए आप छन्नी का प्रयोग करते हैं, तो छन्नी क्या है, आपका ओजोन परत है, और जो वहां से जो चाय पत्ती है वो पराबैंगनी किरणें हैं, और जो सुदृष्टि यानी अच्छी किरणें हैं वो चाय है। तो जो चाय आप पीते हैं वो क्या है, वो अच्छी किरणें हैं, जो आपको प्रकाश आ रहा है। लेकिन जो चाय पत्ती और अदरक वगैरह उसमें डाल रखे होंगे, इलायची का पत्ता वगैरह, इलायची वगैरह, तो वो क्या है, वही ओजोन जो ही पराबैंगनी किरणें हैं। और छंदनी क्या है, तो आपका छंदनी क्या है मित्रों, तो ओजोन परत है। अब छंदनी में मान लिया अगर कहीं पे छेद हो जाता है तो आप नई छंदनी मंगवाने चले जाते हैं। तो छेद क्यों होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे आप जो है वहीं पे गर्म चीजें छू जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें छेद हो जाता है। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्ट रटने में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि जब क्या होता है छन्नी आपकी टूट जा मतलब छेद हो जाता है तो बदल देते हैं। अब ओजोन परत में जो है लगभग अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो गया,
क्यों छेद हुआ? क्योंकि हम लोग एसी और फ्रिज बहुत ज़्यादा हर घरों में लगभग अधिकतर लोग फ्रिज वगैरह अब लगवा लिए हैं अपने अपने घर में, ठीक। और एसी भी बहुत बड़े लोग लगवा सकते हैं, वो भी लगवाए हैं अपने अपने कमरों में, एसी वगैरह लगी हुई है। उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उससे सीएफसी गैस निकलती है, जो कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको नष्ट कर रही है। जिससे क्या होता है, अब क्या सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, और जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो कौन सा रोग हमको होगा? स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। स्किन वगैरह हमारी जो है बेकार हो सकती है, चर्म रोग भी बढ़ सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, अगला प्रश्न क्या है? तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस वही है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अब देखिए, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य संक्रमण क्षेत्र को मतलब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के क्षेत्र को ट्रोटोपास कहा जाता है, ट्रोपोपास। मतलब देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है, यानी ये पृथ्वी है, मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक। यहाँ पे पेड़ पौधे मनुष्य वगैरह हैं, ये पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये है क्षोभ मंडल। इसी के बीच में एक लेयर पाई जाती है, और उसके ऊपर क्या होता है? समताप मंडल पाया जाता है। यहाँ पे ये समताप मंडल है। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो गाढ़ी गाढ़ी लाइन हम इस पे जो है बना रहे हैं, ये देखिए ये लाइन, ठीक। इसी लाइन को हम, यानी इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपास बोलते हैं, ठीक। तो क्यों ट्रोपोपास बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर यानी मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में है। यानी ये जो है समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समान ताप यानी इक्वल टेम्परेचर मंडल, मतलब स्फीयर बोल सकते हो आप, हमें अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती है, और इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, ठीक। और ध्यान रखेंगे इसके बीच में ट्रोपोपास है। अगला प्रश्न है कि जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होते हैं वे क्षेत्र हैं। महाद्वीपीय क्षेत्र के आंतरिक प्रदेश जो होते हैं, महाद्वीप क्षेत्र के आंतरिक प्रदेश, उनमें क्या होता है? तापांतर अधिक होता है। तापांतर मीन्स होता है, और दैनिक तापांतर मतलब दिन का तापांतर, यानी दिन वाला तापांतर, मतलब एक दिन में। तो ये देखा जाता है कि मान लिया आज के दिन में सबसे अधिक टेम्परेचर मान लिया कब होता है, तो सबसे अधिक टेम्परेचर मान लिया आज मापा गया कि 47 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक है। सबसे कम टेम्परेचर नाप लिया गया, क्या है? मान लिया सबसे अधिक क्या नापा गया? 47 है। सबसे कम माप लिया गया, मान लिया कि आपका 13 है। अब 13 से क्या करेंगे हम? 47 घटा देंगे, तो 7 में से 3 गए 4, और 4 में से 1 गए 3, यानी 34 डिग्री सेल्सियस क्या है? उस दिन का तापांतर, यानी उसका तापांतर है। तो दैनिक तापांतर समझ में आ गया। इस तरीके से वार्षिक तापांतर मापते हैं हम। वार्षिक तापांतर मान लिया सबसे अधिक तापमान हो गया मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं हम, एक मानने में क्या जाता है। तो जो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा वो दैनिक तापमान मतलब वार्षिक तापांतर होगा। इसी प्रकार से कोई भी डाटा आप मान सकते हैं। तो दैनिक तापांतर यानी दिन में सबसे ज्यादा ताप कब हुआ, सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ रही है, सबसे ज्यादा ठंडी कब पड़ रही है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस। तो तापमान सबसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको नाप लेंगे, यानी 47 डिग्री सेल्सियस मान लिया हम, या फिर आप मान सकते हो कुछ भी मान लीजिए। तो उससे हम घटा देते हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर के बीच में जितना भी अंतर होता है, यानी उसको घटा देंगे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर माइनस सबसे कम टेम्परेचर इज इक्वल टू दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर। तो दिन में अगर निकालेंगे तो दैनिक तापांतर, अगर पूरे वर्ष का निकालेंगे तो वार्षिक तापांतर, मंथ का निकालेंगे तो मंथली मतलब मासिक तापांतर। ओके, इस प्रकार से हम तापांतर निकालते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने कि कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है, ठीक। जिससे के कारण से क्या होती है? हवाएं जब चलती हैं तो विषुवत रेखा से में जब प्रवेश करती है, मान लिया दक्षिणी ध्रुव से मतलब दक्षिणी अक्षांश से जब प्रवेश करेंगे उत्तरी मतलब विषुवत रेखा के उस पार उत्तरी अक्षांश में, तो वो जो है अपनी दाएं ओर या फिर दाएं ओर मुड़ जाती है, ठीक। तो अपनी दाईं ओर वो क्या होती है? अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे दाईं है या बाईं है, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। अभी हमने कोरियोलिसिस बल पढ़ा था लेकिन उसमें इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। तो कोरियोलिसिस बल होता है कुछ मतलब जब यहाँ से किरणें जाती मतलब हवा मान लिया विषुवत रेखा है पृथ्वी की, अब हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या होती हैं? इधर से मान लिया आ रही हैं हवाएं, तो इधर से क्या आती हैं? जब मान लिया इधर को जा रही हैं इधर को, तो ये क्या होती है? इधर से इधर मतलब अपने दाएं या बाएं झुक जाती हैं। इसी प्रकार से जब इधर से आएंगी तो अपनी विपरीत दिशा में वो है मुड़ जाया करती हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? तो घाटी समीर जो है वो दिन के समय प्रवाहित होती है। घाटी समीर जो है एक हवा होती है, वो घाटी समीर
तो समीर मतलब होता है हवा, घाटी मतलब नदी की जो घाटियां होती वहां से प्रवाहित होने वाली हवाओं को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है, और वो दिन के समय प्रवाहित होती है। तो वही पूछा गया कब प्रवाहित होती है, दिन के समय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नेफोमीटर में निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो नेफोमीटर में से निम्न में से किसका मापन किया जाता है, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। अगला दोस्तों है नेफोमीटर में बादलों की गति एवं दिशा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण स्थानांतरण से संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को मतलब क्षेत्र हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट। बिल्कुल ये सभी के सभी है, ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला फैदम की गहराई लगभग बराबर होती किसके, तो 1.8 मीटर या फिर 6 फीट के बराबर होती है एक फैदम की गहराई। तो एक जब गहराई नापते हैं हम मापते हैं तो फैदम में मापते हैं, ठीक। तो 1.8 मीटर को एक फैदम बोला जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल होता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल जो होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री मतलब कोण के बीच में होता है, ठीक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल के भंडार में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा है। तो स्वच्छ जल में हिम चोटियों हिमनद में, अब ग्लेशियर वगैरह पे जो मान लिया जहाँ से गंगा नदी निकलती है जिस ग्लेशियर से, गंगोत्री गोमुख से, तो वो जो ग्लेशियर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जल शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। पूरे पृथ्वी पर केवल 2 से लगभग 4 या 2 से 4% लगभग शुद्ध जल ही पाए जाते हैं, ठीक। और पेयजल के रूप में केवल 2% ही जल उपलब्ध है, ठीक। अगला है महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण होता है। तो महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण होता है नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। मान लिया कि यहाँ से ये स्थल खंड है, यहाँ पे जो है समुद्र है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो है कोई नदी बहती हुई आ रही है और यहीं से जो है यहाँ पे काट रही है। नदियों के साथ बहुत सारे अवक्षेप आते हैं, यानी मतलब कूड़ा कबाड़ वगैरह जो आते हैं उसी को अवक्षेप बोला जाता है, ठीक। सेडिमेंट, तो सेडिमेंट बहुत सारे आया करते हैं, तो वो क्या करते हैं यहीं पे निक्षेप क्या करते हैं, जमाव। तो यहीं पे क्या हुआ करता है जब गिरते हैं तो यहीं पे धीरे धीरे कहीं पे यहीं पे रुक जाते हैं, तो जमा होने हुआ करके ये धीरे धीरे इस ढाल का निर्माण कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो वही ढाल जो एकदम तीव्र था वही मग्न तट हो जाता है, यानी इस प्रकार से। तो इसी को महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है, ठीक। इसी प्रकार से महासागरीय मग्न तट होता है। जब महासागर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मग्न तट क्या होता है, उसके बाद में जो है गर्त क्या होता है, ठीक। उसके बाद में ढाल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टि से है, ठीक। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाद्वीपीय मग्न का जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल के भंडार में पृथ्वी सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा है। तो हिम चोटियों में, तो हम क्या बता रहे थे, मग्न तटों का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से। ऑप्शन इसका इसी करेक्ट है, ये होगा, ठीक। ये तो सारे बता चुके हैं। अगला प्रश्न है किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस के समान होती है। तो दोस्तों अटलांटिक जो महासागर है, ऐसे किसके बीच में, अटलांटिक महासागर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका पड़ जाता है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ जाता है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे जो है एशिया महाद्वीप है, और यहीं पे जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बीच में जो ये सागर बनता है ये जो है किस प्रकार से बनता है, एस आकार की घाटी बनती है। और यहीं पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कटक स्थित है, तो इसी को अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। कटक जो दोस्तों होता है कि जब क्या हुआ करता है, नीचे से सारी चीजें जब नदियों के द्वारा अवक्षेप बहुत सारे जाया करते हैं, नीचे से मूंगे की चट्टानों के द्वारा निकलते रहते हैं, ठीक। या फिर चट्टानों के माध्यम से, मतलब नीचे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। महासागरों में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ, जीव जंतु तमाम सारे मिलेंगे। तो उसमें आप घोंघा वगैरह देखे होंगे कभी कभी, तो वही घोंघा या फिर कवक वगैरह होते हैं, शैवाल, उन सभी से क्या होता है, उनकी जो ऊपरी वाली पट्टी होती है जो एकदम चट्टान आकार की होती है। कभी ताल वगैरह में आप देखेंगे, तालाब में क्या होता है, सीपी वगैरह आप देखते होंगे ना, जब वो कछुआ के ऊपर जैसे पूरा पार्ट होता है, उसी प्रकार से जब शंख वंख वगैरह होते हैं, शंख के अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके ऊपर की जो थैलियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके जब वो मरने लगते हैं, जीव जब मर जाते हैं, थैलियों के माध्यम से वो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ करते हैं। कई हजारों वर्ष के बाद में वहाँ पे वो चीज़ उभर आता है, तो समुद्र में वो एक किसका निर्माण करते हैं, कटक का निर्माण करते हैं, पर्वत, यानी समुद्री पर्वत को हम कटक नाम देते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारा नहीं है।
तो बेंगुला धारा ये ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, पेरू जलधारा ठंडी है। जबकि जो ब्राजील धारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? ब्राजील कहाँ पे पड़ता है मित्रों? ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ब्राजील। और ध्यान रखेंगे यहाँ से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है ऊपर से, और विषुवत रेखा पे यहाँ से 13.5 डिग्री नीचे पे क्या होता है, 13.5 डिग्री मकर रेखा होती है, 13.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है। तो मकर रेखा और इसकी इन कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। यहाँ पे वर्ष में हमेशा वर्षा हुआ करती है, यहाँ पे दिन और रात समान होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लोग काले हुआ करते हैं। और जब लोग काले हुआ करते हैं मित्रों, तो यहाँ की जलधारा कैसी होगी, यहाँ की जलधारा गर्म होगी। कॉन्सेप्ट टॉक है ये, ठीक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? भैया आप देखिए, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो हम चागोस, मॉरिशस, तो मॉरिशस, मालदीव, ये सब क्या है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो सेंटलीज जो नामक द्वीप है, मालदीव भी दक्षिणी हिंद महासागर में, ये तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थित हो जाता है। मालदीव देखेंगे, ये देखिए ये भारत है, और सॉरी एक मिनट फिर से बताने का प्रयास करूं, ये भारत है मान लिया ऊपर। तो यहाँ पे जो है लक्षद्वीप वगैरह है, और लक्षद्वीप में यहीं पे बहुत सारे द्वीप समूह है, यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह, ठीक। अंडमान निकोबार से भी यहीं पे जो है लक्षद्वीप का, यहीं पे नीचे जो है मालदीव है, और यहीं से जो है तमाम सारे चैनल गुजरते हैं 9 डिग्री 8 डिग्री, जो कि मिनी काय को लक्षद्वीप से या फिर जो है इन सब द्वीपों को अलग किया करते हैं, ठीक। वो पढ़ाऊंगा जब मैं सेकेंड ईयर में, आप पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो देखेंगे यहीं पे मालदीव पड़ जाता है, मॉरिशस भी यहीं पे उत्तरी में ही पड़ जाता है। इसी प्रकार से चागोस भी इसी द्वीपों में से पड़ जाता है। जो सेंकलीज नामक द्वीप है वो दक्षिणी महासागर में स्थित है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो ये सेंकलीज जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका डी है, सेंकेलीज। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2019 में भी पूछा गया है, ठीक। देखिए सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि ही है, ठीक। भूमि से के कारण से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, लवणता प्राप्त होती है उनसे, क्योंकि वो भूमि जो है लवणयुक्त तो भूमि होती है, जिससे जल क्रिया कर करके वहां पे क्या बना लेता है, जो है जल नमक से क्रिया करके क्या बनाता है। तो जल और नमक की क्रिया हम देखते हैं क्या होता है। तो H2O और नमक क्या होता है, NaCl। और जब इसकी क्रिया Na यहाँ का ले लेंगे, ठीक, और यहाँ से एक O लेते हैं, एक H लेते हैं, तो OH क्या हो गया। अब यहाँ पे एक H बच रहा है, यहाँ पे Cl बच रहा है, HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम ऊपर उड़ा देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक गैस और NaCH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो जो समुद्री महाद्वीप है, सागरीय लवणता है, वो उसमें क्या हो जाता है, NaOH भी पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा आपको, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जो हमने रिएक्शन किया जो अभी कि जब हम H2O प्लस क्या करते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को मिश्रित करते हैं, उसको मिश्रित करते हैं, तो क्या बनता है हमारे, क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस उत्पन्न होती है, ठीक। तो भूमि के कारण से क्या होता है, तो जल उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि लवणीय है और जल में मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो जल क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है, ठीक। जल क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है, और जल में लवणता पाई जाती है, ठीक। अगला हम देखते हैं कि अगुलहास धारा चलती है। तो अगुलहास धारा चलती है कहाँ पे चलती है, किस महासागर में चलती है। तो हिंद महासागर में क्या चलती है, अगुलहास जलधारा चलती है, ठीक है। तो हिंद महासागर में कौन सी धारा चलती है, अगुलहास जलधारा चलती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति का काल है। तो बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति का काल कौन सा है, जुरेसिक काल में बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति हुई थी। बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति किस काल में, जुरैसिक काल में। जुरैसिक काल में किसकी उत्पत्ति, बड़े डायनासोरों की। याद रख लीजिए, इन सभी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में लगातार। अगला है कि पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास किस काल में हुआ। तो पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास जो हुआ है वो
ओडोविशियन काल में हुआ है। किसमें? ओडोविशियन काल में हुआ है। किस काल में? ओडोविशियन काल में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ओडोविशियन काल। ओडोविशियन काल में पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास होता है। ठीक, ओडोविशियन काल। बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति का काल जुरासिक काल। कार्बन कब उत्पन्न हुआ? कोयला कार्बोनिफेरस युग में। ठीक, ये सारी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप दोस्तों दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। कॉपी कलम लेके बैठे होंगे आप लोग मित्रों, बिल्कुल बैठे हैं ना? तो आप बिल्कुल इसको सारी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अब लाइक करिए, क्योंकि अब आपको ये निर्धारण करने में अच्छा लग रहा होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख के चले आए हैं तो इसका मतलब वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा है, वीडियो में क्वेश्चंस आंसर्स के जो फॉर्म है वो अच्छे हैं और क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में अपने भाई, ताकि और भी वीडियो में बना सकूं और मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि 100 के 100 प्रश्न आपके फंस जाएं। ओके, इससे लगभग आपके जितने भी प्रश्न हमने इनमें बताए हैं और बहुत सारी चीजें ओरल हमने बता दी हैं, लगभग आपके 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। 50% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखिएगा। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन अगर देखेंगे तो आप जो है हमें ज़्यादा मतलब हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जब उस पर ऐड आते हैं तो उसी ऐड के हम लोगों को थोड़ा बहुत इनकम हो जाती है। तो इसलिए जब आप ऐड वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो इससे थोड़ा बहुत इनकम हमारी हो जाती है, जिससे थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है। ओके, तो आपकी इच्छा है, आप जो है चाहे ऑनलाइन देखें या फिर आप जो है लोड करके देखें वीडियो। ठीक, तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। और दोस्तों यदि आप जो है हिंदी साहित्य विषय ले रखें तो हिंदी साहित्य की बहुत सारी वीडियो हम जो है यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, इसको देख लीजिएगा। साथ ही आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर हैं वो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पे हमने डाल भी रखा है, एक आध दो पेपर, उसको देख लीजिएगा। ठीक, बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है लेक्चर इन सभी का। ठीक, और हमने प्रजातियों का विभेदीकरण भी बताया उसमें, मानव ह्यूमन ज्योग्राफी। बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगा। वो मेरा ही चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज वीडियो। ओके, वहां पे आप अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रजातीय विविधता, सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाला कटिबंध किसे कहा जाता है? कटिबंध दोस्तों क्या होता है? तो कटिबंध मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा पहले बता दें कहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन को कहा जाता है। अब कटिबंध क्या होता है? तो जलवायु प्रदेशों को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। देखते हैं कटिबंध क्या होता है। मान लिया ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे यहाँ देखिए सबसे बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर इसी रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोल देते हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे केंद्र से और परिधि के बीच में किस, या तो 0 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र से परिधि के बीच में 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अब मान लिया यहाँ से जब 23.5 डिग्री हम ऊपर जाते हैं तो एक रेखा मिलती है हमको 23.5 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं। क्यों 23.5 डिग्री क्यों बोलते हैं कोण? क्योंकि जब यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से हम यहाँ से चाहे इधर को लाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे जब इसकी परिधि से, तो इसके बीच का जो कोण बनता है वो 23.5 डिग्री का बनता है, या फिर इधर मिलाएंगे तो इधर इसके बीच में 23.5 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए यहाँ से 1 2 3 4 इसी प्रकार से 90 डिग्री तक, यहाँ तक जब हम आते हैं तो 90 डिग्री तक कोण मिलता है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 ये, और एक बीच की रेखा ये जो जा रही है, एक बीच की रेखा ये नहीं हो गई भैया, तो ये 180, 90 इधर 90 इधर 180 ये, और बीच वाली एक रेखा क्या हो गई? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। और जो लंबी लंबी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाएं मान लिया यहाँ पे ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाती हैं ये। तो ऐसे 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 जब कभी तरबूज वगैरह आप खरबूजा काटे होंगे तो उस पर ऐसे ऐसे, अब इसी प्रकार का उधर भी है। ठीक, आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 180 180 कितना हो गया? लगभग यहाँ पे, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 180 इधर वाली 180 इधर वाली, तो कितनी हो गई? 360 कुल मिलाकर के 360 हो गई। लेकिन ये जो बीच वाली रेखा है ये सीधे जाकर के उधर से फिर ऐसे चली जाती है। तो
तो जो ये रेखा होती है इसको एक ही रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये 180 डिग्री की एक ही रेखा है, तो 360 में से अगर हमें माइनस कर देंगे तो लगभग 180 180 तो कितनी होती है दोस्तों, 359 नहीं 360 ही होती हैं। ओके, तो ये 360 क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, और जो मतलब लंबी लंबी मतलब वो नहीं, देहाती भाषा में लंबी लंबी, और जो है, और ये रेखाएं, इन रेखाओं की संख्या कितनी है, इन रेखाओं की संख्या 181 यानी 181 है, और इन रेखाओं की संख्या देशांतर की कितनी है, 360 है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हम आपको कटिबंध बताने वाले थे। कटिबंध क्या होता है, देखिए कटिबंध मान लिया ये है, अब यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, यहाँ पे कौन सा कटिबंध है, अभी इन अक्षांशों के बीच में कटिबंध होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तापमान, जो ताप होता है वो लगभग समान होता है, तो इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। उसके ऊपर मतलब 23 से लगभग 60 डिग्री यानी 66.5 डिग्री तक का, मतलब उसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं, यानी शीत कटिबंध। उसके बाद में फिर ऊपर वाले हम जाते हैं 90 तक, उसके बाद में उसको शीतोष्ण कटिबंध बोल देते हैं। तो ऐसे आपका कटिबंध का डिवाइड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। मलेरिया के लिए प्रयुक्त कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया था, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया था, सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया के लिए प्रयुक्त जो वृक्ष की छाल होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक घटक के अंतर्गत शामिल है, तो कौन कौन शामिल है भौतिक घटक के अंतर्गत, पारिस्थितिकी तंत्र के यानी इकोसिस्टम के जो फिजिकल घटक है वो कौन कौन से हैं, वायु है, प्रकाश है, तापमान बिल्कुल है, ये सारे के सारे ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है, मानवीय हस्तक्षेप। तो पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है मानवीय हस्तक्षेप। बीजों की बनावट, बीजों का आकार, बीजों की अनुकूलन क्षमता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी। मान लिया आपने आम का वृक्ष लगाया, तो आम का वृक्ष लगाएंगे जब तक आप पानी वगैरह सही से अपनी देखभाल में नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आप गेहूं बो देते हैं तो गेहूं में लगातार आप सींचते हैं उसको, ठीक, खाद वगैरह डालते रहते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब तक मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक जो है पौधे के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं द्वारा होता है, तो जंतुओं द्वारा कौन होता है, क्रमिक विसरण, मौसमीय विसरण और त्वरित विसरण। उपरोक्त सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक, कोयले का निर्माण कब हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ, इसको हमने बताया था अभी। अगले पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, तो हैकल महोदय ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी का। ठीक, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों अलग अलग है। इकोसिस्टम एक होता है, एक मतलब इकोलॉजी ये है पारिस्थितिकी, ठीक, और एक इको पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, तो पारिस्थितिकी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हैकल महोदय ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो टासले महोदय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है कि पृथ्वी का संपूर्ण पर्यावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीवधारियों के मध्य परस्पर संबंधों को जैवमंडल कहते हैं। किस प्रसिद्ध विद्वान का यह कथन है, तो किस विद्वान का कथन है, स्ट्रॉलर का कथन है, स्ट्रॉलर। ठीक, स्ट्रॉलर ने क्या बताया, जैवमंडल की परिभाषा देते हुए स्ट्रॉलर महोदय ने कहा कि पृथ्वी का संपूर्ण पर्यावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीवधारियों के मध्य परस्पर संबंधों को जैवमंडल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट साल्ट झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, सबसे गहरा सागर कौन सा है मित्रों, निम्नलिखित में से सबसे गहरा सागर दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। ठीक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जानते होंगे, ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही आपसे कुछ प्रश्न और पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अक्षांश पूछा जाता है किसको कहते हैं, तो अश्व अक्षांश के नाम से 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में जो पेटियां होती हैं, यानी जो 30 डिग्री से, एक मिनट में बताना चाहूँगा, अश्व अक्षांश से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए,
तो जो 30 डिग्री यहाँ पे पड़ेगा, 30 डिग्री से लगभग अब उसी के ऊपर जो है 35 डिग्री, इसी के बगल में इस इनके भी यहीं पे वाले क्षेत्र को, ये पूरे के पूरे ऊपर और पूरे के पूरे नीचे वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले घोड़ों के द्वारा व्यापार किया जाया करता था, इसलिए यहाँ पे अश्व अक्षांश इसको बोला जाता है। ठीक, यहीं पे प्रचंड 50 और जो है प्रचंड 40, ये सारी चीजें प्रचंड मतलब 50 डिग्री अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश में फिर ऐसे जो है दक्षिणी उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से प्रचंड 50, चीखता 60। ठीक, इस प्रकार से होते इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोस्तों आपने समझा इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अभी तक बहुत सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली, लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई और उसमें आपने जाना कि किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो या इस वीडियो को आप 3 से 4 बार बिल्कुल देख लीजिएगा। मैं जो है एकदम दावे के साथ बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके लगभग 50% पूछे जाएंगे। अगर आप इस पूरी वीडियो में जितने भी सारी बातें हमने बताई उन सभी को ध्यान से कर लिया तो यहीं से ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम एनालिसिस किए 2018, 19 और 20 का, तीनों का पेपर देखे, उनमें प्रश्नों का क्रम देखे किस प्रकार से बनता है, उसके हिसाब से हमने मॉडल पेपर तैयार करा। ठीक, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मानव भूगोल के मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।